हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो और हम पढ़ रहे हैं आज हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियाँ उसके अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं। और जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो कि हमारा अध्ययन है आज वो किस बिंदु पर है। मैंने हेडिंग यहाँ पर डाल रखी है भाषा शिक्षण के जो उपागम है। हमारी शिक्षण विधियों को लेकर ये 6ठी क्लास रहने वाली है। शिक्षण विधियों को लेकर हमारी 6ठी क्लास है और पहली से लेकर 5 क्लास जो मैंने है वो पूरी की पूरी जो भाषा का जो विकास होता है, भाषा के विकास से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, उनके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से आपके साथ में बात कर ली है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ में हमारा ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, भाषा शिक्षण के जो उपागम है वो कौन कौन से हैं, क्या इससे वे प्रश्न आ सकते हैं या नहीं आ सकते। क्योंकि आपके जब यह एक अलग से टॉपिक लगता है आपकी शिक्षण विधियों में, टॉपिक का नाम है भाषा शिक्षण के उपागम, तो एक क्वेश्चन आपका 1 या 2 क्वेश्चन क्वांटिटी आप यहाँ पे इनकी रह सकती है। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा बताते हुए मैं आपको आज की क्लास के साथ जोड़ना चाहूँगा। आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और तरीके की आपकी डिमांड है तो वो भी मुझे बताना कि मैं आपको और क्या बढ़ा सकता हूँ। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने जो भाषा के जो सिद्धांत है, भाषा के जो सिद्धांत है और भाषा के जो सूत्र हैं, उन सूत्र और सिद्धांतों की अपने बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भाषा के जो सिद्धांत हैं और भाषा के जो शिक्षण सूत्र हैं उनकी अपने मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि सिद्धांत कौन कौन से और सूत्र कौन कौन से। ये भाषा का जो विकास है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था। सिद्धांत के मैं एक बार फिर से नाम आपको बता देता हूँ फटाफट। सबसे पहले हमने चयन का सिद्धांत पढ़ा था और उसके बाद में हमने स्वाभाविकता का सिद्धांत हमने पढ़ा था। उसके बाद में रुचि और प्रेरणा का सिद्धांत हमने पढ़ा था और उसके बाद में बात मैं आपके साथ करूँ तो बाल केंद्रित सिद्धांत को हमने पढ़ा था, क्रियाशीलता का सिद्धांत हमने पढ़ा था, नियोजन का सिद्धांत हमने पढ़ा था। इस तरीके से हमने क्या 10 से 12 तक सिद्धांत हमने पढ़े थे। देखिए, इसके बाद में हमने कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र थे उनके ऊपर मैंने बात की थी कि हमारे जो पूरी की पूरी भाषा है वो एक शिक्षण सूत्रों पर आधारित होते हैं, उनकी मैंने बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, आगमन से निगमन की ओर। और इसके बाद मैंने बात की थी विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस तरीके से हमने भाषा के जो शिक्षण सूत्र हैं उन सब की बात मैंने अच्छी तरीके से कर दी थी, पूरे डिटेल के साथ मैंने आपको बता दी थी। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो शिक्षण विधियों की जो प्लेलिस्ट है, शिक्षण विधियों की जो प्लेलिस्ट है उसमें अभी तक 5 वीडियो है और आज वाला 6ठा वीडियो उसमें मिला दिया जाएगा तो वो 6 वीडियो यहाँ पर हो जाएंगे। एक एक चीज़ को बारीकी से मैं आपको पहले से लेकर अंत तक करवाने वाला हूँ। 5 क्लास को आप देखोगे तो बहुत ही आपको आनंद आएगा और आपकी शिक्षण विधियाँ हैं वो आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको शिक्षण विधियाँ करवा दी गई है, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी डिटेल से आपको करवा रहा हूँ। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, अब की बार रेट पार करनी है। ठीक है, एक छोटा सा स्लोगन देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अब की बार रेट पार। ये इस तरीके के आप पोस्टर निकाल कर अपने जहाँ पे पढ़ते हो, जहाँ पे आप पढ़ते हो वहीं पर अपने सामने लगा लेना, क्योंकि आपके सामने ये लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके पास जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप कोई भी उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते हो। तो आपके सामने क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए और ये लक्ष्य आप इस तरीके से निकाल लो। अपने जहाँ पे पढ़ते हो उस स्टडी रूम के सामने आपको दिखना चाहिए अब की बार रेट पार। ये आपकी सुक्तियाँ, ये आपकी जो एक छोटे सा एक वाक्य दिखाई दे रहा है, हर बार आपको देखने से क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। चलता हूँ मैं आज के महत्वपूर्ण बिंदु पर। आज का आपका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है भाषा शिक्षण के उपागम। ठीक है, भाषा शिक्षण का उपागम से हमारा क्या तात्पर्य है। सबसे पहले जो ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये उपागम है क्या, उसकी बात मैं आपके साथ करूं। उपधन आधन गम, क्योंकि साझा मैं अपने क्या करूंगा, साथ साथ में अपने आपका जो व्याकरणिक पार्ट है उसको भी मैं साथ साथ में बता देता हूं, है ना। उपधन आधन गम से ये शब्द बन गया जी उपागम। ठीक है, उप और आ क्या है आपके जी उपसर्ग हैं। ठीक है, तो 2 उपसर्ग यहाँ पे हो गए, लेकिन यहाँ पर जो इस उपागम का जो शाब्दिक अर्थ है, क्या उपागम का जो शाब्दिक अर्थ है, इस शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं
उपागम का जो शाब्दिक अर्थ है, उस शाब्दिक अर्थ की अगर अपने बात करें तो क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पहुंच। क्या होता है? पहुंच होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सोपान होता है। ठीक है, सोपान कह सकते हैं, या फिर मैं इनको क्या कह सकता हूं, पहुंच कह सकता हूं, या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूं, पद्धति कह सकता हूं, या फिर इसको अपने क्या कह सकते हैं, प्रणाली भी इनको कह सकते हैं। यानी शाब्दिक अर्थ की बात कर रहा हूं मैं। व्याकरण में भी आपको हर बार बताता हूं कि कोई भी बिंदु है उसका शाब्दिक अर्थ अलग होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है, अलग तरीके की परिभाषा आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे के पूरे बिंदु आपको यहाँ पे कर लिए आपको करने हैं। शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो पहुंच है, सोपान है, पद्धति है और आपकी क्या है, प्रणाली है। उपागम का शाब्दिक अर्थ आपके यहाँ पे क्या है। उसके बाद में अगर उपागम की परिभाषा की बात अगर आपके साथ मैं करूं तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हिंदी की किसी भी विधा को, हिंदी की किसी भी विधा, अब एक नाम है, एक तो शब्द होता है विधा और दूसरा शब्द क्या होता है आपके सामने, विद्या। दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है आपको विद्या और दूसरा विद्या। दोनों शब्दों का आपको अर्थ यहाँ पे ध्यान देना। मैंने भी बोला है कि हिंदी भाषा की किसी भी विधा को हम क्या करते हैं, ये जो विद्या है वो क्या है, आपका ज्ञान है। और विधा का मतलब क्या है, हमारा जो हिंदी का पूरा जो पार्ट है, जैसे मान लो गद्य पार्ट की अगर बात करें जिसमें आती है जी कहानी, और उसमें नाटक आता है। नाटक के साथ साथ में अपने बात करेंगे तो आपका आता है सहस्मरण, और उसके बाद में जैसे बात करूं मैं वाद विवाद, और इसके बाद में अगर बात करी जाएगी तो साक्षात्कार, यानी इस तरीके से बात करी जाए तो और उपन्यास भी आता है, रेखा चित्र भी यहाँ पे आ जाता है। सहस्मरण और रेखा चित्र आपका एक ही बात है। और इसके साथ साथ में और बात अपने करें तो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे वार्ता, और उसके बाद में अगर बात करें अपने यात्रा वृतांत, आपके सामने अगर बात करी जाए यात्रा वृतांत। ठीक है, मैंने इतने सारे नाम लिख दिए हैं। हिंदी में इन सभी को आप क्या करते हो, अच्छी तरीके से इनको पढ़ते हो कि विधा क्या है। परिभाषा मैंने नहीं बोली, अभी एक नाम ही आया था कि हिंदी की किसी भी विधा, किसी भी विधा, लेकिन विद्या क्या है, आपका ज्ञान है। जो आप ग्रहण कर रहे हो वो तो विद्या है, लेकिन आप कहानी, नाटक, सहस्मरण, रेखा चित्र, वाद विवाद, साक्षात्कार, उपन्यास, वार्ता और यात्रा वृतांत आप जो पढ़ते हो वो क्या कहलाते हैं, हिंदी की क्या कहलाती है, वो एक विधा कहलाती है। उस विधा को आपको समझना है। मैंने आपको क्या बताया था कि हिंदी की किसी भी विधा का अध्ययन कराते समय इन सब का क्या करना है, अध्ययन करवाते समय, इनका अध्ययन करवाते समय, इन सब का अध्ययन कराते समय, ठीक है, जब कोई भी अध्यापक है इन सब विधाओं का जब अध्ययन कराएगा तो उनको अध्ययन कराने के लिए जो पद्धति, जो प्रणाली, जो सोपान काम में लेता है उन्हें क्या कहा जाता है, यानी हिंदी की विधा, यानी कहानी, नाटक, सहस्मरण, रेखा चित्र, वाद विवाद, साक्षात्कार, उपन्यास, वार्ता आदि का अध्ययन कराते समय शिक्षक जिस पद्धति, सोपान का सहारा लेता है उसे उपागम कहा जाता है, या उसे उपागम कहते हैं। देखिए, परिभाषा को मैंने समझाने की कोशिश किया है, हालांकि परिभाषा तो एक पंक्ति की परिभाषा है। देखिए, दोबारा से आपको समझना है, एक एक बिंदु को आप अच्छी तरीके से समझ के ही आपको क्या देना है, इसका उत्तर यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, शिक्षक जिस पद्धति से कराता है, या इसे भी लिख सकता हूँ, अध्ययन कराते समय जिस स्पष्ट पद्धति का प्रयोग करता है, जिस स्पष्ट ज्ञान को पढ़ाने के लिए, यानी उसको सहारा लेता है। यहाँ पर एक शब्द का और प्रयोग मैं कर सकता हूँ, स्पष्ट ज्ञान करवाते समय। स्पष्ट ज्ञान करवाते समय जिस पद्धति का वो सहारा लेता है, पद्धति का मैंने नहीं नाम लिखा, सोपान का, पद्धति का सहारा लेता है, उसे क्या कहा जाता है, उपागम कहा जाता है। समझ में आई होगी परिभाषा कि हिंदी की किसी भी विधा
का अध्ययन कराते समय शिक्षक जिस पद्धति यानी अध्ययन कराते समय या स्पष्ट ज्ञान करवाते समय जिस पद्धति या जिस सोपान का सहारा लेता है, जिसका प्रयोग उपयोग करता है, उस उपयोग को क्या कहा जाता है? यहाँ पर उपागम कहा जाता है। मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। उपागम की परिभाषा मैंने क्या बताई? हिंदी की जो विधा है, कहानी है, नाटक है, सहस्मरण है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, साक्षात्कार है, वाद विवाद है, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, उनको अध्यापक जिस स्पष्ट रूप से आसान से, यानी मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, किस माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए आसान हो जाए, एक जगह मिल जाए, और जो स्पष्ट ज्ञान है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस पद्धति का प्रयोग कर रहा हूँ, वो पद्धति क्या कहलाती है? उपागम। यानी मैं पद्धति कौन सी अपना रखी है? मैंने डिजिटल की जो पद्धति अपना रखी है, उस डिजिटल की पद्धति को क्या कहा जाता है? आपका उपागम होता है। समझ में आया होगा आपके अच्छी तरीके से ये बात? समझ में आई है तो यस लिखिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार मैं रुकता हूँ, आप पहले शेयर करके आइए क्लास को, फिर अपने आगे चलेंगे। कमेंट पर ध्यान नहीं दूंगा, कमेंट करते जाना, अपने सवाल लिखते जाना, उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे क्लास के बाद में, ठीक है। अगर आप लाइव देख रहे हो तो लाइव कमेंट डालिए, अगर आप लाइव के बाद में अगर अपलोडेड वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद में भी आपको क्या करना है? कमेंट करने हैं। आपके कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको लिखना ज़रूर है, भरसक प्रयास रहेगा मेरा आपको बात स्पष्ट कराने में। तो सबसे पहले अभी मैंने इसका जो शाब्दिक अर्थ है और उसकी जो परिभाषा है, उस परिभाषा को मैंने क्या किया है? आपके सामने स्पष्ट किया है कि उपागम किसे कहते हैं। यही बात आपको एक बार याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक की बात को मैं क्या करता हूँ? स्पष्ट करता हूँ। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं भाषा में जो पाठ योजना है, ठीक है। उपागम में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाषा की जो पाठ योजना है, उस पाठ योजना को क्या करते हैं अपने? सबसे पहले हेडिंग मैं यहाँ पे डालता हूँ। सबसे पहले यहाँ से अपने हेडिंग डालते हैं, एक हेडिंग इस तरीके से, भाषा पाठ योजना, ठीक है। पूरा का पूरा आज अपना एक सेशन रहने वाला है। उपागम के दौरान हम पाठ योजना के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने अच्छी तरीके से बीएड की है तो आपको पाठ योजना के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा कि आप जब अभी लेसन देने के लिए जाते थे, जब आप टीचिंग प्रैक्टिस शिक्षण प्रशिक्षण करने के लिए जाते थे तो उस समय आप क्या करते थे? जो पाठ योजना है, हमारी भाषा की जो पाठ योजना है, उन भाषा की पाठ योजना आप क्या करते थे? आप तैयार करते थे। सबसे पहले पाठ योजना का ये सिद्धांत, ये पद्धति कहाँ से ली गई? तो ये जो पद्धति है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये मनोविज्ञान पर ये आधारित है। ये चीज़ आपको सबसे पहले पर आधारित है। समझ में आएगी ना? सबसे पहला ही अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए पाठ योजना कौन से मनोविज्ञान पर आधारित है, तो आपका जो जवाब क्या आएगा कि गुरुजी हमारी जो पाठ योजना है, भाषा की पाठ योजना है, कोई सी भी पाठ योजना है, हमारा जो गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है उस पर क्या है? आपकी ये आधारित है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं, आगे की बात मैं करूं तो गेस्टाल्टवाद का नाम आते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि जो ये गेस्टाल्ट है वो शब्द किसने दिया या इससे संबंधित और कौन कौन सी बातें हैं। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने क्या दिया है? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत दिया है, ठीक है। ये सिद्धांत की जब बात अपने करते हैं, गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है इसकी बात करें, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत की मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ क्योंकि हमारी जो पूरी का पूरा पाठ योजना है वो किस पर आधारित है? वो आपका गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या है? यहाँ पर गेस्टाल्टवाद है वो किससे बना है जी? गेस्टाल्ट शब्द से बना है। किससे बना है? गेस्टाल्ट शब्द से बना है। गेस्टाल्ट शब्द से बना है। इसकी भी बात भी करूंगा मैं, इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि गेस्टाल्ट शब्द है जर्मन भाषा का, ठीक है। गेस्टाल्ट शब्द है वो किस भाषा का है? जर्मन भाषा का शब्द है। और इसकी अर्थ की अगर अपने बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जी पूर्णाकार, ठीक है, और समग्रता,
ठीक है। अपने ये भी कह सकते हैं इसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो क्या होता है, पूर्णाकार होता है, ठीक है, या फिर समग्रता होता है। यहाँ पे इसका क्या हो जाते हैं, ये अर्थ निकलते हैं। आपको पता चल गया कि भाषा की जो पाठ्य योजना है वो गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान पर आधारित है, और गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान, गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। लेकिन ये जो गेस्टाल्टवाद शब्द है वो गेस्टाल्ट अंग्रेज आपका जो जर्मन शब्द है उससे बना है, जिसका अर्थ क्या है, पूर्णाकार और समग्रता है। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपका याद रखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है, आप ये पूछोगे गुरुजी ये गेस्टाल्टवाद जो सिद्धांत है वो किसने दिया। अपने साइकोलॉजी जो बाल विकास है वहाँ पे आपने गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो आप देख लेना। देखिए मैक्स वर्दीमर का नाम आता है, मैक्स वर्दीमर, ये मनोविज्ञानी है। देखिए यहाँ पर मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ, ये मनोविज्ञानी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कुछ शिक्षा शास्त्री है, कुछ दर्शन शास्त्री है, कुछ मनोवैज्ञानिक है, उनको याद रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा जाता है। मैक्स वर्दीमर की बात अपने करें, उसके बाद में अपने करें कोफ्का, और उसके बाद में अपने बात करते हैं, इसके बाद में अपने बात करें कोहलर। ये तीनों के तीनों क्या माने जाते हैं, ये तीनों के तीनों आपके गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के माने जाते हैं। तीन यहाँ पर इसके सिद्धांत की रचना करने वाले हैं, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। लेकिन आप ये पूछ लो, आपसे ये पूछ ले कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत देने वाले मैक्स वर्दीमर हैं, कोफ्का हैं, कोहलर हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के जो जनक है वो कौन है, आपके मैक्स वर्दीमर है, कोफ्का है और आपके कोहलर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गेस्टाल्टवाद है, उसके जनक कौन है, ये क्वेश्चन आपका फंस सकता है। उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसके जनक कौन है, यहाँ से मैं आपका नाम लिख रहा हूँ कि आपके ये जो जनक हैं वो है भाई साहब, बड़े भाई साहब है। इनके कौन, इन तीनों में बड़े कौन है जी, मैक्स वर्दीमर, इनका भी नाम बड़ा है तीनों में। तो ये समझना, ये भाई साहब क्या है, गेस्टाल्टवाद के जनक माने जाते हैं। बिल्कुल याद रखना है, मैक्स वर्दीमर भाई साहब है, वो इन सबसे बड़े हैं, तो इनको क्या करना है, जनक करना है। लेकिन मैक्स वर्दीमर है, कोफ्का है, कोहलर है, तीनों ही सिद्धांत के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, उसको अच्छी तरीके से आप देखोगे, है ना, क्योंकि आपको याद करना है, ज़्यादा मैटर नहीं करना है, जितना आपके याद हो उतना ही करना है। साथ साथ नोट्स बनाते जाना। मैंने बहुत जगह से बहुत मेहनत कर करके इनको नोट्स बनाए हैं मैंने, और नोट्स बनाने के बाद में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आप तक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करना, शेयर करके वापस क्लास में आ जाना, ठीक है। और ये क्लासें बाबा खेत्रपाल की पावन धरा से संचालित हो रही है। तो एक बार बाबा खेत्रपाल की जय बोलिए, बोलो खेत्रपाल जी महाराज की जय हो। आगे चलिए, आगे चलते फिर, है ना। भाषा की जो पाठ योजना है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है वो मैक्स वर्दीमर और कोफ्का और कोहलर ने दिया, और बड़े भाई साहब हैं वो इनके जनक माने गए, मैक्स वर्दीमर। लेकिन गेस्टाल्टवाद का अर्थ यहाँ पे क्या है, पूर्णता से है, पूर्णाकार से है, समग्रता से, अवयव से है। और ये भाषा का कौन सा शब्द है, जर्मनी का। तो ये तीनों भाई साहब कहाँ के थे, ये भी आपको याद रखना है। ये तीनों भाई साहब हैं वो जर्मनी के माने जाते हैं। बस आपको ये सिद्धांत आपको याद रखना है। उसके बाद में आपके देखिए क्या चीज़ है, मैं इनको साफ कर रहा हूँ। यहाँ से आपने अच्छी तरीके से नोट डाउन भी कर लिया होगा, है ना। नोट डाउन नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेते रहना, ताकि आपकी ये बात यहाँ से अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलते हैं फिर आगे। पाठ योजना में आगे और चलते हैं। अपने पाठ योजना की अपने और बात करें तो पाठ योजना में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए, जब पाठ योजना की अपने बात करें, पाठ योजना सभी में लागू होगी। अपने अभी तो भाषा की बात करें, हमारी हिंदी भाषा की, पाठ योजना सब में लागू होगी और सभी में यही नियम यहाँ पे लगने वाला है। सभी का यही मनोविज्ञान पर आधारित होने वाला है। ये गेस्टाल्टवाद है, इस पर होने वाला है। फिर गेस्टाल्टवाद की ये कहानी है। अगर कोई भी जो भाषा का शिक्षक है या फिर अन्य भाषा का जो शिक्षक है या कोई सा भी विषय का जो शिक्षक है, वो शिक्षण कार्य करवाते समय, अध्यापन का कार्य कराते समय अगर उसका शिक्षण कार्य अच्छा बनाना है तो उसको पूर्व से क्या करनी होगी, पाठ योजना बनानी होगी। यानी मैं अब आपके सामने जो भी विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहा हूँ,
मैं आपके सामने जो विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहा हूँ, निश्चित रूप से मैंने क्या है इसकी पहले से क्या बनाई है, पाठ योजना बनाई है कि आज मुझे 8:15 बजे मुझे लाइव आना है और उस लाइव में आते आते मुझे 1 घंटे तक, 40 मिनट तक, 50 मिनट तक क्या पढ़ाना है, ये उपागम पढ़ाने हैं। ये उपागम यहाँ तक हम पढ़ सकते हैं। पहले उपागम में मैं ये पढ़ूंगा, दूसरे में ये पढ़ूंगा, यानी ये सारी क्या कहलाती है, ये सारी की सारी बातें आपकी पाठ योजना से संबंधित है। तो यहाँ पर एक शिक्षक है, जब शिक्षण कार्य करवाएगा आपका, प्रत्येक शिक्षक का ये अधिकार हक होता है कि वो शिक्षण कार्य करवाते समय, यानी प्रत्येक शिक्षक शिक्षण कार्य करवाते समय ब्रैकेट में लिख रहा हूं, चाहे किसी भी स्तर, ठीक है, एक एक बात को मैं स्पष्ट करने वाला हूं। किसी भी स्तर की बात अगर करें कि शिक्षण कार्य कराते समय क्या करना चाहिए, शिक्षण करवाते समय, करवाने से पूर्व, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, दोबारा से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूं मैं कि शिक्षण करवाने, यानी वो किसी स्तर से पूर्व, यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, से पूर्व लिखित या मौखिक पाठ योजना, लिखित या मौखिक पाठ योजना तैयार करनी चाहिए। ये बात ऐसे ही मैंने नोट लगा के नहीं लिखी है, आप भी नोट लगा के इस बात को लिखोगे। नोट आपको फ्री वाला लगाना है, क्योंकि आपके लिए क्लासेज है वो फ्री चल रही है, तो इस कारण से आपको नोट कौन सा लगाना है, फ्री वाला नोट लगाना है कि शिक्षक है, शिक्षण कार्य करवाएगा, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो किसी भी स्तर का है, चाहे वो प्राथमिक स्तर का है, माध्यमिक स्तर का है, उच्च माध्यमिक का है, या पूरा उच्च स्तर है, किसी भी स्तर में कार्य करवा रहा है, तो उससे पूर्व उसको क्या करना चाहिए, लिखित रूप से या मौखिक रूप से पाठ योजना का क्या करना चाहिए, उसको पाठ योजना बनानी चाहिए, उसकी पाठ योजना तैयार होनी चाहिए। अगर पाठ योजना अच्छी तरीके से तैयार नहीं होगी तो शिक्षक है वो शिक्षण है वो प्रभावशाली नहीं करवा पाएगा। अगर किसी भी क्लास में प्रभावशाली शिक्षण करवाना है, प्रभावशाली शिक्षण अगर करवाना है, तो आपको क्या करना होगा जी, आपको भाई साहब यही करना है, क्योंकि आपको तो मास्टरी बनना है, तो आपको पहले क्या करनी है, पाठ योजना अच्छी तरीके से तैयार करनी है, चाहे आप लिखित रूप से लेके आओ, चाहे आप उसको मौखिक रूप से याद करके आओ। ठीक है, मैं अब पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैंने लिखित रूप से उसकी पाठ योजना बनाई है, या फिर मैंने मौखिक रूप से अगर पाठ योजना बनाई है, तो आपको अच्छी तरीके से ऐसे ही पाठ योजना बनाकर अपनी कक्षा में जाना है, चाहे वो कक्षा कोई सी भी हो। ठीक है, ये नहीं है कि सर मेरे हाथ में तो नोट्स है, मैं बिना नोट्स से पढ़ाऊंगा। ये जो भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों को दूर करना है। आप जो पढ़ा रहे हो वो कितना पढ़ा रहे हो, आपका जो लेवल है, आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आप कंटेंट, आप अपने जो शिक्षार्थी हैं उनको क्या दे रहे हो, महत्वपूर्ण यह रहता है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी भी शिक्षण को अगर प्रभावशाली बनाना है, तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे मास्टरों, मेरे मास्टरनियों, आपको क्या करना है, लिखित और मौखिक पाठ योजना आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, अच्छी तरीके से नोट करना। फिर दो विशेष आपके लेखक लगते हैं, सॉरी आपके विद्वान हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या की है, परिभाषा दी है। परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो NL विनिंग पहले जो परिभाषा है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अच्छी तरीके से, MN विलिंग। ठीक है, MN विलिंग ने क्या कहा है उसको मैं बता देता हूँ आपके सामने कि पाठ योजना उन उपलब्धियों की सूची, मैं लिख रहा हूँ कि पाठ योजना, डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे अपने, पाठ योजना उन, आप भी साथ साथ लिखोगे, परिभाषा पूछी जा सकती है, उन उपलब्धियों की सूची, पाठ योजना उन उपलब्धियों की सूची। उसके बाद में अगर बात करें का शीर्षक है, जिन्हें सूची का शीर्षक है जिन्हें शिक्षक, पाठ योजना उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिन्हें आगे उसके बाद में परिभाषा देखेंगे कि जिन्हें शिक्षक कक्षा में प्राप्त कराना चाहता है। ऐसा शीर्षक है जिन्हें शिक्षक है वो क्या करना चाहता है, कक्षा में प्राप्त करना चाहता है। देखिए, इस बात करना चाहता है, बड़ी बड़ी परिभाषा तो यही है इनकी,
विनिंग जो महोदय है NL विनिंग, उन्होंने ये कहा है कि पाठ योजना उन उपलब्धियों को कहा जाता है, उपलब्धियां क्या है उनकी, उन उपलब्धियों को कहा जाता है, उन उपलब्धियों का एक ऐसा शीर्षक है जिन्हें शिक्षक कक्षा में प्राप्त करना चाहता है। यानी दूर तो न जाएं, इस कक्षा की बात कर लेते हैं, जो अब आप पढ़ रहे हैं उसकी बात मैं इस परिभाषा के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं। पाठ योजना क्या है, यानी मुझे आज ये पढ़ाना था मैटर, इसकी मैं योजना बनाई, मैंने उन योजना को ये कहा कि ये उपलब्धियां क्यों कि मैं ये चैप्टर पूरा करा दूंगा तो हम क्या कर लेंगे, उसको उपलब्ध कर लेंगे। उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है, ये शीर्षक है उसके बाद में कि शिक्षक कक्षा में जो प्राप्त करना चाहता है। अब मैं जो पढ़ाना चाहता हूं वही क्या है, उपलब्धियां हैं। और उपलब्धियां किसके दौरान आई, एक अच्छे प्रभावशाली आपकी पाठ योजना के माध्यम से ये आती है। तो पाठ योजना उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिन्हें शिक्षक कक्षा में प्राप्त कराना चाहता है, और वे सभी साधन और क्रियाएं। उसके बाद में उन्होंने अच्छी बात लिखी है कि वे सभी साधन और क्रियाएं। अब देखिए इन दोनों शब्दों को अच्छी तरीके से समझना है। उन्होंने ये कहा कि वे सभी साधन हो और क्रियाएं हो, वे सभी साधन और क्रियाएं जिनकी सहायता से उपलब्धियां प्राप्त की जाती है, जिनकी उपलब्धियां हैं जिनकी सहायता से प्राप्त की जाती है वो पाठ योजना कहलाती है। जिनकी सहायता से प्राप्त की जाती है, क्या की जाती है, जिनकी सहायता से प्राप्त की जाती है ना। दोबारा से अच्छी तरीके से आपको इसकी परिभाषा को देखना है कि पाठ योजना उन उपलब्धियों को कहा जाता है जिनकी सहायता से उपलब्धियां प्राप्त की जाती है। यहाँ पर नाम है उपलब्धियां, ठीक है। नोट करना चाहो या समझना चाहो तो एक ही बात है कि पाठ योजना उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिन्हें शिक्षक कक्षा में प्राप्त कराना चाहता है, जो कक्षा में पढ़ाना चाहता है कि बच्चा क्या सीख रहा है। देखिए उनके दौरान जो साधन है, किस साधन का प्रयोग किया, मैंने व्हाइट बोर्ड का प्रयोग किया, मार्कर का प्रयोग किया, मैंने कैमरे का प्रयोग किया, मैंने इंटरनेट का प्रयोग किया, और मैंने पढ़ाते पढ़ाते कौन सी क्रियाएं की, ये सारी की सारी जो सहायता हमने प्राप्त की जो हमारी पाठ योजना से हमारे सामने आई। मुझे पता था मुझे पाठ योजना में पढ़ाना है तो मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्रियाएं और साधन के अंतर्गत आती है। वो सारी की सारी क्या कहलाती है, आपकी पाठ योजना के ही अंतर्गत आती है, और ये पाठ योजना की ही तैयारी आपकी कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा है डेविस महोदय की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं मिटो रहा हूं, फिर हमारे डेविस महोदय उसकी परिभाषा की मैं बात आपके साथ में करने वाला हूं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। अगली जो परिभाषा डालोगे आप वो है डेविस महोदय। डेविस महोदय सीधे सीधे शब्दों में बात कहते हैं, उनकी बात मैं आपके साथ में भी करने वाला हूं। डेविस महोदय आपकी क्या कहते हैं। नेक्स्ट जो मनोविज्ञानी आते हैं वो आते हैं डेविस महोदय, और डेविस महोदय ने क्या कहा वो देखिए। डेविस महोदय ने यह कहा कि किसी भी शिक्षक को शिक्षण करवाने से पहले पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। डेविस महोदय क्यों, मैं भी इस बात को मानता हूँ या सभी इस बात को मानते हैं, कोई भी शिक्षक है जब शिक्षण कार्य करवाता है तो उसको क्या कर लेनी चाहिए, पूर्व से तैयारी कर लेनी चाहिए कि मुझे कक्षा में जाकर क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। ये पूरी की पूरी तैयारियां क्या कहलाती है, आपकी पाठ योजना कहलाती है। पाठ योजना में डेविस महोदय ने क्या कहा कि किसी भी शिक्षक को, आपको याद रखना है, किसी भी शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाते समय, शिक्षण कार्य के दौरान, ये कार्य से पूर्व लिखता हूं मैं, पूर्व शिक्षण कार्य से पूर्व, क्योंकि आपकी जो प्रस्तावना है उसके ऊपर सारी की सारी डिपेंडेंट होती है पाठ योजना की। आप प्रस्तावना तैयार करते हो कि हमें जो बिंदु पढ़ाना है उस बिंदु तक लेकर आते हैं। जैसे मैंने ये भाषा शिक्षण की क्लास शुरू की थी, तो भाषा शिक्षण की क्लास शुरू करने से पहले मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट क्लास को जोड़ते हुए आज की क्लास में मैं लेकर आया था, वही क्या कहलाती है, पूर्व तैयारी कहलाती है। तो किसी भी शिक्षक को शिक्षण कार्य कराने से पूर्व, शिक्षण कार्य कराने से पूर्व पूरी तैयारी करनी चाहिए। यानी किसी भी शिक्षक को किसी भी विषय में किसी भी स्तर के विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को, बालकों को अगर पढ़ाना है तो उनको क्या कर लेनी चाहिए, अच्छी तरीके से उनको तैयारी कर लेनी चाहिए। और अच्छी तरीके से अगर तैयारी करके जाता है तो वो शिक्षण कैसा होगा, प्रभावशाली होगा। पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके बाद में क्या, क्योंकि शिक्षण की प्रगति के लिए कोई इतनी बाधक नहीं है। ये बात मैं यहाँ पर एक एक शब्दों को अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखूँ
क्योंकि शिक्षण की प्रगति के लिए, क्योंकि यह भी बात आप अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि शिक्षण की प्रगति के लिए, शिक्षण की प्रगति के लिए कोई बाधक नहीं है जितनी शिक्षक की अपूर्ण तैयारी। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि डेविस महोदय क्या कहना चाह रहे हैं। डेविस महोदय ने यह बात कही है, आपके सामने स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि किसी भी शिक्षक को शिक्षण कार्य, क्योंकि आप भी मास्टर बनने जा रहे हो, आप भी शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी कक्षा में पढ़ाने जाओ उससे पूर्व आपको, मान लो आप क्लास 5 में जा रहे हो, क्लास 7 में जा रहे हो, उससे पूर्व आपको शिक्षण कार्य कराने से पहले उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए, पूरा नियोजन करना चाहिए। मुझे क्लास में 40 मिनट जाकर क्या पढ़ाना है, फिर नेक्स्ट क्लास में 40 मिनट जाकर क्या पढ़ाना है, ये पूरी की पूरी बातें क्या कहलाती है, पाठ योजना कहलाती है, नियोजन कहलाती है। आपके डेविस महोदय ने क्या कहा वो देखेंगे आप अच्छी तरीके से, कि किसी भी शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व, यानी उसको जो मैटर पढ़ाना है उसकी पाठ योजना उसके पास में होनी चाहिए और पूरी की पूरी तैयारी उसकी होनी चाहिए। यानी अगर पूरी तैयारी नहीं होगी तो वही बात आ जाएगी, बीएन बिनिंग ने कहा, एनएल बिनिंग ने कहा था कि प्रभावशाली शिक्षण नहीं होगा। उसी प्रकार से डेविस महोदय कहते हैं कि उसका शिक्षण है वो प्रभावशाली नहीं हो पाएगा, क्योंकि शिक्षण की प्रगति के लिए कोई बाधक नहीं है। शिक्षण की अगर प्रगति के लिए कोई बाधक नहीं है तो वो क्या है, अपूर्ण। अगर कोई शिक्षक की अपूर्ण तैयारी होती है तो वो शिक्षा में क्या कर पाएगी, बाधा उत्पन्न कर देगी। तो आपको क्या करना है, पहले से पाठ योजना तैयार करके आनी है, और पाठ योजना तैयार करके जाओगे तो मेरे साथियों क्या हो जाएगी, बस नंबर बट्टे से बट्टे आ जाएंगे ना, आपकी रेट पार हो जाएगी। अब की बार रेट पार, ये आपका स्लोगन मैंने पहले आपको बता दिया था, वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अभी आपको एक नोट लगा के एक बात लिखनी है, क्योंकि ग्रेड सेकंड 2010 में ये बात है वो आपको पूछी गई थी। नोट लगाना है आपको फ्री वाला, नोट कौन सा लगाना है, आपको फ्री वाला नोट लगाना है कि पाठ योजना नोट लगा लीजिए बड़ा बड़ा सारा आप, ठीक है, फ्री वाला लगाना है। मैं कोई 500,000 नहीं मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है। नोट लिखिए, शिक्षण, नोट में आपको ये लिखना है कि पाठ योजना कराना, ऐसा लिखना आपको, पाठ योजना की बात अपने कर रहे हैं, पाठ योजना बनाना या करना इसलिए आवश्यक है, बनाना या फिर करना, क्योंकि ये सीधी की सीधी लाइन आपकी पूछी गई है, पाठ योजना कराना इसलिए आवश्यक है कि पाठ योजना इसलिए बनाना आवश्यक है कि जो शिक्षक पढ़ाएगा आगे जाके, आपको जो पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है या आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए शिक्षक पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है, ठीक है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक है वो क्या करता है, शिक्षण पाठ्य सामग्री का क्या करता है, अध्ययन करता है, पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है। ये बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि मुझे भी अगर उपागम पढ़ाने आना था तो इससे पहले मैंने भी पाठ्य योजना बनाई है, मैंने भी ये निश्चित किया कि मैं जो पाठ्य सामग्री उसको मैंने पढ़ा है, मैंने उसकी पाठ्य योजना बनाई है, फिर आपके सामने ये प्रस्तुतिकरण हो रहा है, ठीक है। पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है। देखिए ये लाइन मैंने सीधी सीधी लिखी है, क्योंकि ये लाइन है ग्रेड सेकंड की बात मैं करूं, ग्रेड सेकंड है, उस ग्रेड सेकंड में हिंदी भाषा का जो एग्ज़ाम हुआ था 2010 में, ये सीधी की सीधी लाइन है, वो पाठ्य योजना के संबंध में आपसे पूछी गई थी, तो उसकी बात मैं आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं जो भाषा के जो उद्देश्य हैं, है ना, सॉरी भाषा के उद्देश्य नहीं, भाषा के पाठ्य योजना के जो उद्देश्य हैं, ठीक है। पाठ्य योजना के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, उन उद्देश्यों की अपने बात करने वाले हैं। कि पाठ्य योजना बनाई है तो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा ही होगा, तो उन उद्देश्यों की अपने बात करें तो उन उद्देश्यों को आप क्या कर लोगे, अच्छी तरीके से नोट आपको यहाँ से करना है। हेडिंग आपको ये डालनी है, भाषा पाठ्य योजना के उद्देश्य, भाषा पाठ्य योजना के उद्देश्य। भाई साहब आपको उद्देश्य तो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं घुमा के आपको क्या पूछा जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पहली लाइन जो मैं आपको बताऊंगा कि विवृत्ति के विकास के आधार
अभिवृत्ति के विकास को आधार बनाना, अभिवृत्ति के विकास को आधार बनाना, ये ग्रेड आपकी 2010 में ये लाइन आपकी सीधी सीधी पूछी गई है। पहली जो आपकी विशेषता है, पहला जो उद्देश्य है वो अभिवृत्ति को विकास का आधार बनाना, ये सीधी की सीधी लाइन आपके भाई साहब क्या है ये पूछी गई है। फिर मत कहना कि आपने ये लाइन बताई नहीं कि भाषा की जो पाठ योजना है उसके उद्देश्य में जो पहली लाइन है वो छपी हुई बात है, तब मैंने दोबारा से उसको छाप दी और आपको भी छापना है अपने दिमाग में। पहले ग्रेड सेकंड में पूछी गई, हो सकता है रीट में लेवल फर्स्ट में आ जाए, लेवल सेकंड में आ जाए, आपको याद करना है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? अर्थ ग्रहण करना। देखिए गुरुजी अर्थ ग्रहण कैसे करेंगे, क्या हमारा ये उद्देश्य है, क्या अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, आप अगर टीचर लग रहे हो, आप मास्टर हो, स्कूल में जा रहे हो पढ़ाने के लिए, आपने पाठ योजना बनाई, उसका उद्देश्य क्या था? आपने यही इस उद्देश्य से बनाया कि जो मुझे पढ़ाना है वो बच्चा उसका अर्थ ग्रहण अच्छी तरीके से कर पाए। स्टेप बाय स्टेप क्रम के अनुसार बच्चा है उसको क्या करता जाए, पढ़ता जाए, और मैं उसको पढ़ाता जाऊंगा और वो बच्चा क्या करता जाएगा, उसका अर्थ ग्रहण करता जाएगा। यही तो अर्थ ग्रहण करने का हमारा उद्देश्य होता है। उसके बाद में पाठ योजना से क्या होता है? पाठ योजना अगर तैयार है तो शिक्षक में भी क्या होगी? पाठ योजना से शिक्षक में रुचि और उत्साह वह किस जगह में तथा लिख देता हूं, तथा उल्लास होगा। देखिए अगर किसी भी शिक्षक ने अच्छी तरीके से पाठ योजना बनाई है तो शिक्षक जब अध्ययन का कार्य करवाएगा तो उसमें रुचि उत्साह बना रहेगा। ठीक है, शिक्षक में रुचि उत्साह और उल्लास बना रहेगा। क्योंकि अगर मेरे सामने पाठ योजना है नहीं, मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, और मैं सीधा मुंह चक के सीधा आपके सामने आ जाऊं, मुझे पता ही नहीं क्या पढ़ाना है, तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। ठीक है, आपके सामने आया और सीधा पढ़ाने लग गया, कभी संधि पढ़ा दी, कभी समास पढ़ा दिया, कभी शिक्षण विधि पढ़ा दी, कोई उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य ये होता है कि किसी भी शिक्षक के पास पाठ योजना है तो उस पाठ योजना में वो शिक्षक भी रुचि पैदा करे, उसमें भी पढ़ाने का उत्साह हो। जिस प्रकार से मैं जितने उत्साह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतने उत्साह से आपको पढ़ना है और उतने उत्साह से आपको आगे जाके पढ़ाना है। यही तो पाठ योजना है। उल्लास, जिस खुशी से जिस उल्लास के साथ आप पढ़ाते हो वही पाठ योजना आपकी कहलाती है। उसके बाद में शिक्षक को एक और उद्देश्य होता है पाठ योजना बनाने का। वो पाठ योजना बनाने का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी यानी जो बालक है, शिक्षार्थी की आयु, और अभी मैं आपको इसको क्लैरिफाई करता हूं कि रुचि है और उसके स्तर। शिक्षार्थी की आयु, रुचि और उसकी जो स्तर है, उसकी जो क्षमता है, स्तर और क्षमता का ध्यान रखा जाए। ठीक है, अब क्या ध्यान रखा जाए? ये लाइन आपको क्या कह रही है? एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी को अध्यापन का कार्य करवाते समय, अध्ययन करवाते समय बच्चे की आयु, ठीक है, बच्चा 5 साल का है, उसको 10वीं क्लास की किताब पढ़ाई जा रही है, फिर हमारी पाठ योजना बेकार है, हमारा शिक्षण भी क्या है? बेकार है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की आयु क्या है? 5 साल का बच्चा है, उसका प्रथम क्लास में एडमिशन है, प्राथमिक में है, तो उसको वर्णमाला का ज्ञान दिया जाए, न कि कहानियाँ उसको पढ़ाई जाए, प्रेमचंद पढ़ाया जाए, न उसको क्या है कविता कबीर तुलसी के बारे में बताया जाए। तो आयु क्या है उस बच्चे की वो देखनी है। उसके बाद में बच्चे में कितनी रुचि है। अगर बच्चे में रुचि नहीं है तो फिर उसको क्या पढ़ाओगे आप? बच्चे में रुचि है और बच्चे में रुचि पैदा करने का काम उस पाठ योजना का है। और पाठ योजना कौन तैयार करता है? एक शिक्षक करता है। तो शिक्षक का काम क्या है? बच्चे में रुचि भी पैदा करे, उसकी रुचि को ध्यान में रखकर कि हमारी क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, उनकी क्या रुचियां हो सकती है, उन बच्चों का स्तर क्या है। बच्चे प्राथमिक स्तर पर आए तो प्राथमिक स्तर की पाठ योजना बनाओ, बच्चे माध्यमिक स्तर के हैं तो माध्यमिक स्तर की आपको योजना बनाओ। जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं उनका बहुत हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बड़े तन्मयता से, बड़े मनोयोग से आप पढ़ते जाइए और कमेंट आप करते जाइए। मुझे मोटिवेट आप अपने कमेंटों से करोगे। आप मोटिवेट मुझे किस तरीके से करोगे? आपके अच्छे कमेंट जब आएंगे तो मैं क्या होऊंगा? प्रेरित होऊंगा उनसे, और मुझे और मेरे अंदर और उत्साह और उल्लास आएगी, क्योंकि मेरी यही पाठ योजना थी और आपके कमेंट मेरी पाठ योजना
योजना को क्या करेंगे, मजबूत यहाँ पे करने वाले हैं। तो बच्चों की आपको स्तर का पता लगाना है, बच्चों की क्षमता क्या है, कितना वो ग्रहण कर पा रहे हैं, क्योंकि आप तो मास्टर लोग हो भाई, आपको तो ग्रहण करना पड़ेगा, टीचर बनना पड़ेगा, लेकिन आप जब उन बच्चों को पढ़ाओ तो आपको ये देखना है कि बच्चा यार कितना ग्रहण कर पा रहा है, मुझे उतना ही पढ़ाना चाहिए, उतना ही मुझे क्या करना चाहिए, उसकी सारी क्षमताओं को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आपकी 4 नंबर विशेषता क्या है, 5 नंबर विशेषता ये है कि शिक्षक को कब कितना कैसे पढ़ाना है। देखिए ये पाठ योजना का उद्देश्य होता है कि एक टीचर आया, कब उसका शेड्यूल बना हुआ है, कब उसकी कक्षा का टाइम है, वो कब आएगा, उसके बाद में उसको कितना पढ़ाना है, उसको 40 मिनट पढ़ाना है, 50 मिनट पढ़ाना है, 1 घंटा पढ़ाना, 2 घंटा, उस हिसाब से वो पाठ्य योजना को तैयार करके आए और किस लहजे से, किस शिक्षण विधियों से, किस उपागम से, किस शिक्षण विधि से उसको पढ़ाना है, ये क्या होता है, हमारे पाठ्य योजना का उद्देश्य होता है। तो ये भी उद्देश्य आपको अच्छी तरीके से क्या करना है मेरे साथियों, आपको याद करना है। देखिए हमारी ये क्लास 1 घंटे तक चलने वाली है, 40 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको लगातार 1 घंटे तक ये पूरी की पूरी कक्षा अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। आपने नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अच्छी तरीके से आप इनको देख लीजिए, ठीक है। फिर मैं आगे जो हमारी पाठ्य योजना की जो प्रणालियां हैं उन प्रणालियों के बारे में मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। देखिए छोटी छोटी 2 प्रणालियां हैं, उनको मैं आज की कक्षा में क्या कर लूँगा, पूरा कर लूँगा, ठीक है। नोट डाउन आपने कर लिया होगा। अगर आप ऑफलाइन वीडियो ये देख रहे हो तो आप क्या कर लोगे, वीडियो को रोक के देखोगे, लाइव देख रहे हो तो आप अच्छी तरीके से साथ साथ में क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लेना। अच्छे स्तर के मैं नोट्स आपको बनवा रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न फंसने वाले हैं। मैं आपको जो विकास करवा दिया, फिर उपागम करवा दिया, फिर शिक्षण की जो चुनौतियाँ हैं वो करवाऊँगा, उसके बाद में मैं आपके लिए क्विज भी लेके आऊँगा, 30, 35, 40 प्रश्न भी मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। तो बने रहना मेरे साथ, अपने साथियों तक भी इस क्लास को शेयर करना। अब मैं बात कर रहा हूँ जो पाठ्य योजना की प्रणाली, ठीक है। हेडिंग हमें ये डालनी है जी, पाठ्य योजना की प्रणाली। पाठ्य योजना की प्रणाली की अगर अपनी बात करें तो भाई साहब पाठ्य योजना की प्रणाली क्या होती है, कितनी होती है, आपको याद रखनी है, ठीक है। कहीं आपने गड़बड़ कर ली तो भाई साहब अपनी तो भैंस गई पानी में, ठीक है। अगर हमने गड़बड़ कर ली, पाठ्य योजना कितनी है, तो हमारी तो भाई साहब क्या हो जाएगी, भैंस पानी में चली जाएगी, भैंस पानी में न चली जाए, ये आपको ध्यान रखना है। अब की बार रीट पार के स्लोगन को आपको याद रखना है, ये आपका ध्येय वाक्य हो जाना चाहिए, अब आपके सामने लिखा हुआ आना चाहिए। भाई साहब जिससे भी पूछो उसको ये बोलो अब की बार, और सामने से जवाब आना चाहिए रीट पार, ठीक है। अगर ये स्लोगन आपने मजबूत कर लिया तो कोई आपकी सफलता में कोई बाधक नहीं आने वाला है। तो अच्छी तरीके से आप शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ तैयारी करते जाइए। तो भाई साहब देखिए अगला हमारा बिंदु है पाठ्य योजना की जो प्रणाली है वो कौन कौन सी है, तो मैं बता देता हूँ। पाठ्य योजना की जो पहली प्रणाली, तो पाठ्य योजना की प्रथम प्रणाली कौन सी है उसकी बात करें। आगे जो मैं नाम आपके लिखने वाला हूँ, आपकी पूरी की पूरी शिक्षण वीडियो में ये नाम आपको बारी बारी से यहाँ पर मिलने वाले हैं। जितने भी साथी मेरे साथ इस कक्षा में जुड़ रहे हैं उनको मैं फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। जुड़े रहे मेरे साथ, पूरी की पूरी हमारे एग्ज़ाम से पहले मैं पूरी की पूरी शिक्षण विधियाँ करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। कोशिश करूँगा मैं आपकी शिक्षण विधियाँ पूरी करवाऊँ, आपकी क्यूज भी लेके आऊँ, लेकिन क्यूज ना होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षण विधियों के नोट्स आपके अच्छे बनवा दूंगा, है ना। प्रथम शिक्षण की आपकी पाठ प्रणाली की बात करूँ तो सबसे पहले आती है हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली। इस प्रणाली को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा क्योंकि आपने बीएड में भी हर्बर्ट को पढ़ा है। हर्बर्ट महोदय की अगर अपने बात करेंगे तो हर्बर्ट महोदय है वो आपके शिक्षण विधियों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हर्बर्ट जो पंचपदी है उससे एक क्वेश्चन है आपका, जो आपकी रीट L1 2018 की परीक्षा हुई थी, उसमें एक सीधी सीधी लाइन में आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, वो सीधी की सीधी हूबहू लाइन पूछी गई है कि यह स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित होता है। यह शिक्षण के स्मृति स्तर पर संबंधित होता है। पहली लाइन कि यह यानी ये पद्धति शिक्षण के
शिक्षण के स्मृति, यह स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित होता है। ये बात ऐसी की ऐसी आपकी पूछी गई है। और मैं बात कर रहा हूँ आपकी जो रीट L1 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में आपका सीधा सीधा हिंदी की जो शिक्षण विधि है उसमें पूछा गया है कि यह स्मृति स्तर के शिक्षण से क्या होता है, संबंधित होता है। कौन संबंधित होता है? हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली है। और हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के जो जनक की बात करें तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, इसके जो जनक है वो भाई साहब कौन से हैं? ये बड़े भाई साहब है आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया था? इसका प्रतिपादन किया था और इसके क्या माने जाते हैं? ये जनक माने जाते हैं, क्योंकि आपके शिक्षण विधियों में भी बहुत काम आएगा। ये क्या आएगा? आपके शिक्षण विधियों में बहुत सारा काम आपके ये आने वाला है। और इनकी जो पंचपदी है, उनकी जो पंचपदी है उसको भी रेट में पूछा गया 2018 में कि हर्बर्ट की जो पंचपदी है वो कौन कौन सी है। तो अगली हेडिंग आप क्या डालोगे? ठीक है, ये एक बार नोट कर लेना। पंचपदी में आपको आगे बताने वाला हूँ ना, ये नोट कर ली होगी आपने। हर्बर्ट ने क्या है, इस प्रणाली का 5 पद या 5 सोपान माने। क्या माने? 5 पद या फिर 5 सोपान माने। उन 5 सोपानों को आपको क्रमबद्ध याद करना है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने इस प्रणाली के दौरान, पंचपदी प्रणाली के दौरान 5 सोपानों और 5 पदों को माना है। सबसे पहले क्या आएगा भाई साहब? सबसे पहले आती है जी प्रस्तावना। इन सब के ऊपर मैं क्या करूँगा, थोड़ी थोड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके बाद में क्या आता है? प्रस्तुतिकरण आता है। इसके बाद में क्या आता है? प्रस्तुतिकरण आता है। जब भी करण शब्द जुड़ता है तो इसके साथ में जो ई की मात्रा होती है वो किस तरीके की हो जाती है? वो आपके दीर्घ रूप में हो जाती है। शब्द शुद्धि में भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तीसरी कौन सी है भाई साहब? आपकी तुलना। तीसरी आपकी है तुलनात्मक की, अगर अपने बात करें तुलना या फिर सहयोग। ठीक है, तुलना या फिर सहयोग। ठीक है, उसके बाद में अपने 4 नंबर की अगर मैं बात करूं आपके साथ में, 4 नंबर की अगर बात करी जाएगी तो नियमीकरण होता है, क्योंकि यहाँ भी क्या लग चुका है? कर्ण लग चुका है। तो इसके साथ में जो मात्रा है बड़ी आई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ भी बड़ी हो जाती है। नियमीकरण या फिर सामान्यीकरण, क्या हो जाता है? इसका सामान्यीकरण हो जाता है। आपकी ये चौथी जो हर्बर्ट स्पेंसर की है, ये चौथी आपकी पद्धति यहाँ पे मानी जाती है। उसके बाद में अगर बात करूँ तो अनुप्रयोग आपका क्या हो जाता है? लास्ट और आपका अंतिम सोपान यहाँ पे आपका हर्बर्ट स्पेंसर का हो जाता है। उसके बाद में अनुप्रयोग का मतलब आप किससे ले सकते हो भाई साहब? आप इसको ले सकते हो अभ्यास के संदर्भ में। किसके संदर्भ में ले सकते हो? अभ्यास के संदर्भ में। ये 5 जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 5 बिंदुओं की अगर मैं आपके साथ में अच्छी तरीके से एक एक बात को क्लियर करते हुए बताऊं तो हर्बर्ट महोदय ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये जो 5 ये आपको जो क्रम वाइज नाम दे रहे हैं, इन हर्बर्ट महोदय ने अपने सोपानों में दिया है। क्या कहा है? सबसे पहले प्रस्तावना। अब आप कोई भी कक्षा में जाते हो और आपको याद भी होगा जब आप शिक्षण कार्य करवाने के लिए, जब फाइनल लेसन लेने के लिए दिए गए थे आपके, मैं दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप फाइनल लेसन देने गए थे, फाइनल टीपी देने के लिए गए थे, तो आपका एक एग्जामिनर आया था, प्रशिक्षक आया था, और वो प्रशिक्षक आपकी क्लास का क्या ले रहे थे? आपकी क्लास को चेक कर रहे थे कि आप क्या पढ़ा रहे हो, किस तरीके से पढ़ा रहे हो। तो आपने एक डायरी के लेसन योजना, पाठ योजना तैयार कर रखी थी। पाठ योजना की बात मैं आगे जाके जो आप लेसन बनाते हो, लेसनों की भी बात मैं आपके करने वाला हूँ। 3 तरीके के लेसन बनाए जाते हैं। तो उस टाइम आपने जो प्रस्तावना तैयार की थी, उस प्रस्तावना में आपने क्या किया था? मान लेते हैं अपने क्या करते हैं, मुझे क्या पढ़ाना है? हिंदी में जाके प्रत्यय का बिंदु पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? मुझे प्रत्यय पढ़ाना है। तो भाई साहब ये थोड़ी कहोगे आज बेटा अपने क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है। प्रस्तावना में हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं कि आपको प्रत्यय पढ़ाने से पूर्व आपको क्या करना है? प्रत्यय तक पहुंचना है। आपको क्या करना है? प्रत्यय तक पहुंचना है। सबसे पहले अपने वर्ण बताएंगे कि ये अपने वर्ण 44 होते हैं, और वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द होते हैं। और शब्दों की संरचना में मुख्य रूप से 4 बिंदु हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उपसर्ग पढ़ते हैं, फिर प्रत्यय पढ़ते हैं, संधि पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं। फिर हमने कहा जी हमारे सामने एक नाम आया प्रत्यय। चलो बच्चों आज हम किसकी बात करेंगे? प्रत्यय की बात करें। हेडिंग आप प्रस्तावना में डाल दोगे
और उस प्रत्यय का फिर आप क्या करोगे, उस प्रत्यय का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी आपको प्रत्यय यहाँ पर क्या करना होता है, उस प्रत्यय को यहाँ पे पढ़ाना होता है और प्रस्तुतिकरण के बाद में आप तुलना या सहयोग करते हो। यानी प्रत्यय से संबंधित और आसपास की जो बातें हैं, प्रत्यय से संबंधित कृत प्रत्यय हो गया, तदित प्रत्यय हो गया, या प्रत्यय में आप मूल शब्द जोड़ते हो, विकारी शब्द जोड़ते हो, उन सब के बारे में आपको क्या करना होता है, उसको बताना होता है, तुलना और सहयोग में आता है। उसके बाद में उसका नियमीकरण करते हो, सामान्यीकरण करते हो। यानी जो बात आप पढ़ाते हो उस बात को क्या करते हो, आप सामान्य उनको नियमों में पिरोते हो। क्या करते हो, सामान्य नियमों में उनको पिरोते हो और बच्चों को क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप लिखाते हो। उसके बाद में भाई साहब आपको क्या करना है, अनुप्रयोग और बच्चों के साथ में अभ्यास करवाना है। यही हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा था कि ये 5 प्रकार के जो आपके सोपान है वो आपकी पाठ योजना के अंतर्गत आपके सामने तैयार होने चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे प्रस्तावना किस तरीके की रखनी है, कौन सा बिंदु पढ़ाना है, तो उसके लिए उस बिंदु तक आने के लिए मुख्य रूप से क्या क्या चीजें मेरे पास होनी चाहिए, ये बात क्या कहलाती है, यही बात तो आपकी प्रस्तावना कहलाती है। और उसके बाद में उस प्रस्तावना को जब आप कक्षा के दौरान उस बच्चे के सामने, उन बच्चों के सामने आप प्रस्तुत करते हो तो वो भाई साहब क्या कहलाती है, आपकी प्रस्तुतिकरण कहलाती है। तुलना और सहयोग, आसपास के जितने भी शब्द है, विकारी, मूल, क्या जुड़ा क्या नहीं जुड़ा, वो सारी चीजें तुलना और सहयोग कहलाती है। फिर उनको नियमों के अंदर बांधते हो, उनके नियम बनाते हो, उनकी परिभाषाएं बनाते हो, वो क्या कहलाता है, नियमीकरण कहलाता है। उसके बाद में जो प्रयोग है उनका प्रयोग और उनका अभ्यास क्या कहलाता है, पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है, अनुप्रयोग और अभ्यास हो जाता है। ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय थे जिन्होंने क्या दी थी, पंचपदी प्रणाली यहाँ पे दी थी। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए इन 5 प्रणालियों से आपको क्या करना होता है, गुजरना होता है। मार लो स्क्रीनशॉट एक, ठीक है। फिर में अगला जो प्रकार है बीएस ब्लूम है, और ब्लूम की जो शिक्षा प्रणाली है, बस छोटा सा 2-3 मिनट की बात है, उसको करके आज की क्लास से क्या करते हैं, अपने डिस्कनेक्ट होंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। लिख लिया होगा आपने, ये पाठ प्रणालियों की बात कर रहे हैं। और जब बीएस ब्लूम का नाम आता है तो आप साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, बाल विकास में बीएस ब्लूम का नाम भी अगर नहीं लिया जाता है तो ये बड़े भाई साहब कौन है, इस बड़े भाई साहब की अपने क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी जो प्रणाली है वो नाम लिखेंगे अपने बीएस ब्लूम, ब्लूम नहीं लिखना है, ब्लूम लिखना है, लूम बड़ा, ब्लूम की प्रणाली। क्या लिखना है, बीएस ब्लूम की प्रणाली। ये देख लीजिए, बीएस ब्लूम की जो प्रणाली है उस प्रणाली की बात मैं आपके सामने करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर ब्लूम की प्रणाली की अगर बात करें, ब्लूम का जब नाम आए ना तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्रश्न आ जाना चाहिए, ब्लूम ने क्या दिया था भाई साहब, कि ये मूल्यांकन है वो दिया था, ठीक है। मूल्यांकन आप करते ही हो, जितने भी आप अध्ययन करवाते हो, और लास्ट में आप क्या करते हो, आपके जो शिक्षण है उसके 3 अवस्थाएं भी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि एक तो होती है शिक्षण से पूर्व की अवस्था, जिसको मैं पाठ्य योजना कह रहा हूँ, शिक्षण की अवस्था, नियोजन तैयारी की जो अवस्था है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, पाठ्य योजना कह रहा हूँ। उसके दौरान जो मैं उस पाठ्य योजना का आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ वो क्या कहलाता है, आपका पाठ की जो पूर्व अवस्था कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपकी पाठ के दौरान की जो अवस्था है। उसके बाद में उसका जो मूल्यांकन किया जाता है, ये भाई साहब कौन थे, ये मूल्यांकन देने वाले बीएस ब्लूम महोदय थे। बीएस ब्लूम ने क्या कहा है, बीएस ब्लूम की अगर बात करी जाएगी तो ब्लूम महोदय ने आपके सामने क्या चीज़ें रखी, उनकी बात मैं आपके सामने यहाँ पे करने वाला हूँ कि शिक्षा के उद्देश्य पर आधारित, शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित है ये बीएस ब्लूम, और इस कारण ब्लूम का उपागम शैक्षिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देता है। तो बीएस का सीधी सीधी बात आपको क्या करना है, शैक्षिक, ये बात आ सकती है कि कौन सी शिक्षा प्रणाली है वो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देती है। तो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राथमिकता कौन देता है, आपका बीएस ब्लूम महोदय है, वो ये आपकी क्या देता है, ये शिक्षा प्रणाली को क्या करता है भाई साहब, आपके प्राथमिकता देता है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आपके जो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय थे उन्होंने क्या किया था, अपने 5 पद दिए थे, उसी प्रकार से बीएस जो ब्लूम है उन्होंने भी क्या किए थे, आपके जो वर्गीकरण है वो भी 6 तरीके से उन्होंने किया है। तो बीएस ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो अपने देख लेते हैं। हेडिंग अपने क्या डालोगे, बीएस ब्लूम, ठीक है, बीएस ब्लूम का वर्गीकरण।
बीएस ब्लूम का वर्गीकरण। देखो जी, बीएस ब्लूम का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण की अपने बात कर रहे हैं। अब उस वर्गीकरण में उन्होंने कितने बिंदु माने हैं? 6 बिंदु यहाँ पर वो मानते हैं और इन 6 बिंदुओं को भी क्या करना है, अपने एक एक करके उनको क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले मैं 1 नंबर पर लगाता हूँ ज्ञान, ठीक है। 2 नंबर उन्होंने कहा उसी ज्ञान का वो बच्चा क्या करता है, अवबोध करता है, ठीक है, कि उसको कोई बात बताएगी, उसको कोई विद्या ग्रहण करवाएगी, उस ग्रहण का वो अवबोध करता है, उसके बारे में चिंतन करता है, सोचता है। उसके बाद में वो क्या करता है, इस ज्ञान का उपयोग करता है, ज्ञानोपयोग, ठीक है, ये ज्ञान है उसका उपयोग वो करता है। ज्ञान उपयोग करने के बाद में वो क्या करता है, उसका विश्लेषण करता है, पूरे के पूरा इसका क्या करता है, पूरे के पूरा विश्लेषण करता है, उसके वर्णन करता है, व्याख्या करता है कि ये जो वर्गीकरण आया वो किस तरीके से है, पूरी की पूरी बात सोचता है। वर्गीकरण करने के बाद में 5 नंबर पर वो क्या करता है, वापिस संश्लेषण करता है कि हमने कौन से बिंदु है वो किस तरीके से बनाए हैं। बीएस ब्लूम महोदय का 5वां ये हो गया संश्लेषण। और छठे बाद में वो क्या करता है, बीएस ब्लूम है तो भाई साहब ये मूल्यांकन करे बगैर तो रहता ही नहीं है। जिस तरीके आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया और आप क्लास में टेस्ट देते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका मूल्यांकन कहलाता है। एक बार बीएस ब्लूम को एक बार फिर से देख लेते हैं। लगभग आपकी 1 घंटे की क्लास होने वाली है और 1 घंटे की हमारी पाठ्य योजना बनी थी। हालांकि हम अपने आगे भी पढ़ सकते हैं लेकिन 1 घंटा मेरे हिसाब से आपका मैक्सिमम रहेगा। ब्लूम की जो प्रणाली है, दूसरी जो प्रणाली की बात कर रहा हूँ, उन्होंने सीधी सीधी बात है कि कही है कि शैक्षिक उद्देश्यों को ये प्राथमिक देता है, कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को प्राथमिकता कौन देता है, भाई साहब ब्लूम देता है। और बीएस ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो 6 तरीके से वर्गीकरण आपका किया जाता है कि कोई भी उसका जब पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाती है तो उसको जो ज्ञान दिया जाता है उस ज्ञान का बच्चा किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से अवबोध करता है और उसी अवबोध के बाद में उस ज्ञान का वो उपयोग किस तरीके से करता है, उस ज्ञान का उपयोग है वो किस तरीके से करता है। उसके बाद में उस दिए हुए ज्ञान के ऊपर अपना विश्लेषण करता है, व्याख्यान करता है, उसका वर्णन वो करता है, उसका क्या करता है, वो वर्णन करता है, विस्तृत रूप से वो उसको जानने की कोशिश करता है। उसके बाद में वो उसको संश्लेषित करता है, किस किस तरीके से मैंने कौन से बिंदुओं को मैंने पढ़ा, शिक्षण सूत्र पढ़े, सिद्धांत पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, उसको वो संश्लेषित करता है। फिर भाई साहब का क्या होता है, टेस्ट होता है, 0 नंबर आते हैं तो फिर टेस्ट के बाद में क्या उसका उपचारात्मक शिक्षण भी हो जाता है। तो ये था आपका बीएस ब्लूम महोदय का जो शिक्षण था, उसको मैंने अच्छी तरीके से आपके सामने रख लिया है। स्क्रीनशॉट एक बार इस भाई साहब का ले लेना ताकि मैं आपको दोबारा से कोई बातें हैं जो मैंने आज पढ़ाई है उन बातों को दोबारा से मैं रिपीट करवा सकूं। चलते हैं, मैंने आपको क्या पढ़ाया और क्या आपने पढ़ा उसका मैं मूल्यांकन कर लेता हूं, आप बताते जाओगे। सबसे पहले हमने बात की जी उपागम है। उपागम का मतलब पहुंच, पद्धति, प्रणाली, सोपान से हमारा अर्थ माना जाता है। और जो ये शिक्षण के जो उपागम में सबसे पहले हमने ये जाना था कि भाषा की जो पाठ योजना है, उपागम का मतलब कि एक शिक्षक है अपनी हिंदी की भाषा की विधा को किस तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, किस प्रणाली से, किस पद्धति से प्रस्तुत करता है, वो उपागम कहलाता है। और उपागम में सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाषा की जो पाठ योजना है उसका क्या महत्वपूर्ण रोल रहता है। लेकिन हमारी भाषा की पाठ योजना है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित होती है। इस बात को आप अच्छी तरीके से आप नोट कर लेना। गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, मैक्स वर्दिमर, ये बड़े भाई साहब हैं, और उसके छोटे भाई साहब हैं कोफका, और उससे छोटे भाई साहब आपके कॉलर। ये 3 भाई साहब हैं, ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं, जर्मनी के ही रहने वाले हैं। गेस्टाल्टवाद शब्द गेस्टाल्ट से बना है जिसका अर्थ होता है समग्रता, पूर्णता, पूर्ण आकार। क्या होता है, ये 3 शब्द आपके यहाँ पे होते हैं। गेस्टाल्ट शब्द है वो जर्मनी से लिए गया है और तीनों भाई साहब कहाँ के हैं, ये जर्मनी से। ऐसे आपको जोड़ के यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ गेस्टाल्टवाद का जनक आपसे पूछ लिया जाए तो इन तीनों में कौन सा भाई साहब बड़ा है, कि मैक्स वर्दिमर बड़ा है, तो इसको क्या मानना है आपको ये कह देना है कि ये बड़े भाई साहब है, तो इस कारण से आपको इसको क्या मान लोगे, बड़े मान लोगे। उसके बाद मैंने एक नोट पर लिखवाए थे कि किसी भी शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाते समय क्या करना चाहिए, पूर्व में लिखित या मौखिक रूप से पाठ योजना तैयार कर लेनी चाहिए। मैं भाई साहब पाठ योजना तैयार करके आऊँगा तो आपको बेटर पढ़ा पाऊँगा। बिना तैयारी के, बिना पाठ योजना के आपके सामने खड़ा हो गया, टिक नहीं पाऊँगा। तो पाठ योजना महत्वपूर्ण रहती है, चाहे वो लिखित रूप से लिख के लेके आए या याद करके आए, वो दोनों की बात यहाँ पे आपकी रहती है। तो उसके में 2 आपके मनोविज्ञान थे,
NL जो आपका विनिंग था उसने क्या कहा, डेविस महोदय ने क्या कहा, दोनों की बात मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि पाठ्य योजना जो शिक्षण की उन उपलब्धियों से है हमारा कि जो शिक्षण कक्षा में प्राप्त करना चाहता है, जो शिक्षक कक्षा में प्राप्त कराना चाहता है, मैं बच्चों को क्या पढ़ाना चाहता हूँ वो मेरी उपलब्धियां हैं। उसके साथ साथ में मैं किन साधनों का, किन क्रियाओं का प्रयोग किया, बिनिंग महोदय ने ये कहा, यही पाठ्य योजना कहलाती है। लेकिन डेविस महोदय ये कहते हैं कि कोई भी शिक्षक है वो पूर्व तैयारी के जाता है तो वो शिक्षण काम का उसका नहीं होता है, तो शिक्षक को पूर्व में तैयारी अवश्य करनी चाहिए। उसका अधूरा ज्ञान वो शिक्षण में बाधा प्रस्तुत करता है, ये बात लास्ट में उन्होंने कही है। नोट भी लगवाया मैंने कि पाठ्य योजना कराना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए पाठ्य सामग्री, शिक्षक पाठ्य सामग्री का क्या करता है भाई साहब, अध्ययन करता है। क्या मैं बिना अध्ययन किए आपके सामने आया हूँ क्या? हमेशा ही अध्ययन करके ही आना पड़ता है। अपने आप में सर्वज्ञ होना, भगवान को चुनौती देना है, भाई साहब मैं भगवान को चुनौती नहीं दे सकता। यानी आपको शिक्षण कार्य करवाना है तो आपको बेटर से बेटर शिक्षण करके आना पड़ेगा, तैयारी आपको करके आनी पड़ेगी। जब अच्छी तरीके से मैं तैयारी करूंगा, अच्छी तरीके से मैंने बताया, पढ़ा है, मैंने अच्छी तरीके से मनन किया, तो भाई साहब मैं आपको डिलीवर अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। प्रोसेस हमारा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में मैंने पाठ्य योजना के उद्देश्य बताए थे। अभिवृत्ति के विकास का आधार बनाना, ग्रेड 2 में पूछा गया, अर्थ ग्रहण करना। उसके बाद में शिक्षक को अध्यापन कार्य कराने में उत्साह, रुचि और उल्लास बना रहे। पाठ्य योजना जब अच्छी होगी तो उसमें उल्लास भी बना रहेगा, रुचियाँ भी आएगी। उसके बाद में शिक्षण कार्य करवाते समय आयु, रुचि और स्तर, क्षमता आदि क्या करनी चाहिए, उसमें विकसित करनी चाहिए, है ना। कब शिक्षक को कब और कितना और क्यों और कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। 1 घंटे मुझे पढ़ाना है जी, मैं इतने बजे लाइव आऊँगा, 1 घंटे पढ़ा लिया। कितना पढ़ाना है जी, 1 घंटे पढ़ाऊंगा मैं। क्यों पढ़ाना है कि शिक्षण विधियां करवानी है रीट वाले भाई साहब को, है ना, भाई साहब है, और जो छोटी मोटी बहनें हैं उनको करवाने हैं, जितने मेरे साथी हैं उनको करवाना है, ठीक है। क्यों करवाना है, रीट पार करवानी है। अब की बार रीट पार मैं बता चुका हूं, और कैसे पढ़ाना है जो इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, ये तैयारी पाठ योजना कहलाती है। फिर पाठ योजना की जो प्रणालियां आई, उस प्रणाली में मैंने सबसे पहले बड़े भाई साहब को मैं लेकर आया। कौन थे वो बड़े भाई साहब? हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी प्रणाली थी। वो ये कहते हैं कि स्मृति स्तर पर यह आधारित होती है, और ये L1 2018 में पूछ लिया गया है, रीट L1 2018 में पूछ लिया गया है कि हर्बर्ट पंचपदी है वो स्मृति स्तर पर क्या होती है, संबंधित होती है, उसके ऊपर आधारित होती है। और हर्बर्ट स्पेंसर वो आपके इसके जनक माने जाते हैं, आपको नाम से पता चल गया होगा। और 5 पद सोपान दिए हैं, रट लेना, प्रस्तावना दी है, प्रस्तुतिकरण दिया है, उसके बाद में तुलना और सहयोग दिया है, नियमीकरण दिया है, सामान्यीकरण दिया है, और लास्ट में अभ्यास और अनुप्रयोग दिया है। ये 5 बातें आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। लास्ट में बीएस ब्लूम प्रणाली जो हमने 2 नंबर पर पढ़ी है, जो ब्लूम महोदय है, बीएस ब्लूम, मूल्यांकन आपको याद रखना है। ब्लूम आएगा तो मूल्यांकन जरूर आएगा कि शिक्षण जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, उपागम के जो उद्देश्य होते हैं, उसी को प्राथमिकता देता है। कौन? ब्लूम देता है। ब्लूम ने 6 प्रकार से वर्गीकरण किया है। सबसे पहले ज्ञान लेके आता है, सबसे पहले क्या लेके आता है? ज्ञान लेके आता है, और ज्ञान का बच्चा बोध करता है, फिर इसका ज्ञान उपयोग करता है, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर विश्लेषण करता है, 5 पर वापिस वो क्या कर लेता है, इनको कंज्यूम कर लेता है, संश्लेषित कर लेता है, 6 नंबर पर उसका फिर मूल्यांकन होता है। बोलो खेतरपाल जी महाराज की जय हो। ये था हमारे आज का बेहतरीन सेशन। कैसा लगा ये सेशन जरूर मुझे कमेंट करके बताओगे। आपने कमेंट नहीं दिया ना तो अगली क्लास इतनी अच्छी नहीं होगी भाई साहब, ये जरूर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। जिस तरीके से मैं नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स बनाने हैं, कोई घटिया स्तर के नोट्स नहीं है। आप बना के फिर अन्य बहुत सारी किताबें छांटना, आपको ये निचोड़ ना मिल जाए, डिटेल ना मिल जाए, तो फिर मुझे कमेंट करके बताना कि भाई साहब आपने तो ऐसे ही हमारा घंटा खराब कर दिया। तो अच्छी लगी क्लास तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर 7 नंबर क्लास में लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए मैं आपको बाय बाय कहता हूं, थैंक यू कहता हूं, शुभ रात्रि कहता हूं। और ये जो स्लोगन है आपके ध्यान में होना चाहिए, क्या है ये? अब की बार आपके रूम में, स्टडी रूम में चिपका लेना भाई साहब। मैंने तो चिपका लिया और आपको भी चिपका लेना है। अब की बार रीट पार, ये बिल्कुल उन बच्चों को दिखा दो, आप ये देख लो, और ये मैंने लिखा है वैसा वैसा आप लिख के चिपका लेना। रीट पार ना होना तो मेरे पास आ जाना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।